गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम। सभी आ जाइए जल्दी से और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ जल्दी से। जय हिंद सभी को। तो अच्छे से सभी को समझ आया था? कल की क्लास में पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी, है ना? पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। तो जैसा कि आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि भाई लिविंग बींग्स किसे कहते हैं, जीवित प्राणी किसे कहते हैं, सजीव प्राणी किसे कहते हैं, और साथ में नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव प्राणी किसे कहते हैं। ओके चलो तो स्टार्ट करें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं कल का पूछती हूँ आप सभी बच्चों से, राइट। चलिए तो फटाफट से सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर मैं पूछूं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, तो क्या आप लोगों का यहाँ पर आंसर बनेगा? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक यहाँ पर कौन है, चलिए कमेंट भर दीजिए फटाफट से, जल्दी से आ जाइए सभी। ओके नमस्ते बच्चों, बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। क्या बात है, बहुत अच्छे आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, जिन्हें हम सभी क्या कहते हैं? एरिस्टोटल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपके लोगों का यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो ये पूछा जाता है कि भाई जूलॉजी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है? थैंक यू। तो आपको क्या यहाँ पर आंसर करना है कि जूलॉजी के फादर की अगर हम बात करते हैं तो जो जूलॉजी के फादर हैं वह कौन है? तो आंसर आपको करना है कि वो भी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह बताइए कि बॉटनी के फादर कौन है यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तब यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? चलो बच्चों जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। वेरी गुड वेरी गुड। फिर आपसे अगर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि यह बताइए कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो वर्ड है, उसका नामकरण, उसका जो नोमेनक्लेचर किया गया था वह किसने किया था? अगर यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? लैमार्क एंड ट्रिविरेनस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे हैं इस बार बैच में। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजी जो वर्ड है, जो शब्द है, वह किस भाषा से लिया गया है, और तब फिर आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि ग्रीक भाषा से यानी कि यूनानी भाषा से लिया गया है। अच्छा, एक और पुस्तक के ऊपर प्रश्न कि एनिमल के ऊपर यानी जंतुओं के ऊपर लिखी हुई जो पहली पुस्तक थी वह क्या थी? क्या थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। वेरी गुड। और जो पेड़ पौधे थे यानी कि प्लांट्स थे, उनके ऊपर लिखी हुई जो पहली पुस्तक थी वह कौन सी थी? तो आंसर करना है आपको हिस्टोरिया प्लांटेरम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव यहाँ पर किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कमेंट आप लोग यहाँ पर करेंगे जल्दी से फटाफट से कि क्या आप लोगों को कोई अंतर समझ आता है सजीव और निर्जीव के बीच में? क्या क्या अंतर यहाँ पर हो सकता है? चलो जल्दी से मुझे यहाँ पे आंसर करके बताओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ सभी बच्चों, बताओ फटाफट से। और आंसर यहाँ पर क्या बनेगा कि भाई जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि रिस्पायरेशन करते हैं मैम, हम बिल्कुल ठीक बात बता रहे हो कि अगर हम सजीवों के बारे में बात करते हैं तो हम रिस्पायरेशन करते हैं यानी कि हम श्वसन करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही कुछ अंतर हैं जिनको हमें यहाँ पर आज पढ़ना है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग यहाँ पर क्या होते हैं। अब आसपास नजर दौड़ाओ, ठीक है, और वहां पे डिसाइड करो कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। अब अगर आप आसपास यहाँ पर इस तरीके से नजर दौड़ाते हैं तो आप क्या देख सकते हैं कि लिविंग तरफ क्या है? यहाँ पे छोटा सा बच्चा है ना, तुम ही लोग हो ये, ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है। ओके, दूसरे नंबर पर अगर आप देखो किसी फ्लावर को, तो फ्लावर क्या है? एक पौधा है, ठीक है, मतलब फ्लावर्स जो किस में लगे हैं? पौधे में लगे हैं। तो अगर कोई पौधा है, पौधे के ऊपर एक तितली है प्यारी सी, एक पक्षी उड़ सकता है यहाँ पे प्यारा सा, ठीक है।
तो इनकी अगर आप यहाँ पर बात करो तो ये सभी क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो ये पेड़ है, ये गधा है, ठीक है। अब चिंता मत करो, तुम में से कोई गधा नहीं है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, लिविंग है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि अगर आप ग्लास के बारे में या टम्बलर के बारे में बात करते हो, अगर आप किसी फूलदान के बारे में, गमला के बारे में बात करते हो, यानी पॉट के बारे में बात करते हो, ये क्या है, प्यारा सा टेडी बियर, क्यूट सा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हो, फैन के बारे में बात करते हो, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। अब ये तो बहुत बेसिक चीज है, आप बहुत अच्छे से जानते हो लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। अब अंतर को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, अंतर को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है बच्चों। इसको लिखना नहीं है बेटा, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, मैं ये आप लोगों को क्या करूंगी, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो इसे लिखिएगा नहीं, ठीक है बच्चा, लिखिएगा नहीं, जो मैं बोलूं बस उतना लिखो, उससे काम यहाँ पर चल जाएगा, ओके। तो इसे लिखना नहीं है, सिर्फ इसको अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सजीव क्या होते हैं। चलो यहाँ से शुरुआत करें, सजीव यहाँ पर क्या होते हैं। तो पहली बात कि इनके पास जीवन होता है, सबसे बड़ी बात, हाँ भाई सजीव है, तभी तो इनको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि इनके पास जीवन होता है, ओके। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि सजीव अपने बच्चों को जन्म देने में सक्षम होते हैं, यानी कि लिविंग आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी जनन के बारे में या प्रजनन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो आगे जाकर के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपने जैसे नए जीव यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैम मैं साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। बेटा मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाई करती थी ना, मेरी स्पीड भी बहुत बहुत कम थी, मेरा छूट जाता था नोट्स, ठीक है। और डर के मारे हम टीचर से बोल भी नहीं पाते थे कि धीरे धीरे बोलो। आजकल के बच्चे तो बड़े होशियार है, कहेंगे ए धीरे धीरे पढ़ाओ, है ना। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, तो वो घबराए ना। इसीलिए मैंने कहा कि बेटा इसकी जो पीडीएफ होगी ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, अभी आप केवल समझने पे जोर दो, जो लिखना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की कि जो भी सजीव होते हैं, पहली चीज कि उनमें तो जीवन होता है, और दूसरे नंबर पर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि प्रजनन यह यहाँ पर करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हमें समझ आया कि रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि यह बताइए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भाई यह बताइए कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसका क्या यहाँ पर मतलब होता है, तो आंसर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका यह मतलब होता है कि अगर कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी है, ठीक है, वो अपनी स्पीशीज को इस अर्थ में बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी प्रजाति का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, उसको बनाए रखने के लिए ही वह क्या करता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर करता है, ठीक है, प्रजनन इसीलिए वह यहाँ पर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी यहाँ पर इंसान हैं, अब अचानक से ऐसा हो जाए कि भाई प्रजनन शक्ति चली जाए, मान लो ऐसा, ठीक है, प्रजनन शक्ति चली जाए, ठीक है। अब जब प्रजनन शक्ति चली जाए तो क्या होगा कि लगभग 100 सालों के बाद, या मान लो 150 सालों बाद, अगर कोई 100 साल से ज्यादा जी गया तो भी, कि भाई 150 सालों बाद, मुझे ऐसा लगता है 2 साल, चलो 200 साल मान लेते हैं, 150 या 200 साल बाद मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यह आवश्यक है कि अगर आप अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, मतलब कोई भी स्पीशीज है, कोई भी प्रजाति है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो आप हो, अगर वो अपनी स्पीशीज को यहाँ पर बनाए रखेगा, अस्तित्व में रखेगा, इसीलिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि जीवित रहने के लिए जीवित प्राणियों को पानी, हवा और भोजन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, ये भी बात सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जीवित रहने के लिए जीवित प्राणियों को पानी, हवा, भोजन के ऊपर यहाँ पर क्या करना पड़ता है, निर्मित यहाँ पर रहना पड़ता है, ये भी बात हमें समझ आ गई है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं
नेक्स्ट है यहाँ पर कि उद्दीपन के प्रति संवेदनशील और अनुक्रियाशील होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स यहाँ पर होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर सेंसिटिव होंगे और रिस्पॉन्स करेंगे किसके लिए, किसी भी स्टिमुलाई के लिए। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि मैंने किसी को बहुत थप्पड़ मारा, पकड़ पकड़ के उठा उठा के खूब पिटाई की मैंने, बहुत गुस्सा आ गया मुझे भाई किसी दिन, मान लो, है ना, तो मैं उसको क्या करूंगी, यहाँ पे खूब मारा मैंने उसको। अब क्या होगा कि ये जो मैंने उसकी पिटाई की यहाँ पर, वो क्या था, एक स्टिमुलस था, यानी एक उद्दीपन था, एक संकेत यहाँ पर था। बेटा स्टिमुलाई मतलब होता है संकेत, सिग्नल जो आपकी बॉडी को मिलता है, ठीक है। तो खूब पिटाई की मैंने उसकी, बहुत भाई भयंकर तरीके से। अब क्या हुआ उसके बाद, या तो वो बच्चा रोएगा, अरे मैम ने मेरे साथ क्या किया, ये तो गलत बात है ना, ये उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। और कुछ बच्चे कैसे होंगे, हाथ पीछे कर लेंगे, जैसे देखा था बचपन में छड़ी जब गुरुजी मारते थे तो पीछे हाथ ऐसे कर लेते थे, है ना, कुछ बच्चे ऐसे पीछे कर लेंगे, है ना। कुछ बच्चे क्या होंगे, भाग जाएंगे वहां से, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या होंगे, पता लगा मुझे ही पकड़ करके क्या करे कि बैठो मैम पानी पियो, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, राइट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उनका शरीर था, जो उनका मस्तिष्क था, या कोई भी यहाँ पर प्राणी है, आप हो, मैं हूं, कोई भी प्राणी है, वो क्या करता है कि कोई भी स्टिमुलाई, यानी कोई भी यहाँ पर संकेत अगर यहाँ पर मिला, ठीक है, कोई भी सिग्नल यहाँ पर मिला, तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कोई बच्चा रो रहा था, ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पे भाग रहा था, कोई बच्चा पता लगा मुझे ही उठा के कहीं रूम पे बंद कर दे कि बहुत पिटाई करती है हमारी, है ना, तो ये क्या है, आपके रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर चयापचय प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चलती है, यानी कि इनके अंदर अगर आप देखें तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वो लगातार यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले एक शब्द यहाँ पर आ रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चयापचय प्रक्रियाएं, चयापचय प्रक्रियाएं, और इसको हम सभी उपापचयन भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ये होती क्या है ना, ये जो लिखा हुआ है चयापचय क्रिया, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों अगर हम अपनी किसी भी कोशिका को, किसी भी सेल को यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो हमारी सेल होती है ना, वो कोई ना कोई कार्य यहाँ पर कर रही होती है, कोई ना कोई कार्य यहाँ पर वह कर रही होती है, ठीक है। मैम वॉइस क्लियर नहीं है, ओके ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, परेशान मत हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो उपापचयन की यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है कि हमारा शरीर कोई भी कार्य कर रहा है, हमारी कोशिका कोई भी कार्य कर रही है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि हम यहाँ पर रिस्पायरेशन कर रहे हैं, हम श्वसन कर रहे हैं, है ना, तो जो कुछ भी यहाँ पर हमारा कार्य हो रहा है वो हमारी कोशिका भी करती है, ठीक है। और उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, उपापचयन की प्रक्रिया, जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो होगा तभी कोई प्राणी कोई भी कार्य यहाँ पर कर पाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट, अब ठीक है बच्चों, आवाज देख लो, चेक कर लो, ठीक है सब, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब क्या कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर अगर जीव है तो उसमें वृद्धि और विकास तो होगा ही, कोई भी अगर जीव है तो उसमें वृद्धि और विकास होगा ही, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अब याद करो जब आप पैदा हुए थे कितने छोटे से थे, प्यारे प्यारे से, है ना, और अब आप कैसे हो रहे हो, थोड़े थोड़े से बड़े होते जा रहे हो। आप सभी जब पैदा हुए तो कैसे थे, इन्फेंट थे, शिशु थे, छोटे से बच्चे थे, राइट। और अभी आप कैसे हो, यहाँ पर किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हो, यानी कि प्यूबर्टी सबको आ गई है यहाँ पर, ओके बच्चों। क्या हुआ, साउंड का कुछ, बच्चों एक मिनट रुको, ठीक है, साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, चलो। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, एक बार देखो माइक में प्रॉब्लम है कुछ शायद, अब ठीक है,
मुझे बताओ बच्चों, माइक अब ठीक है? गिर गिर करके आवाज आ रही है। ओके चलो कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक है। हमारे एडिटर सर लगे हुए हैं, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि जो हम जब पैदा हुए थे तो कैसे थे? शिशु थे। और अब हम कैसे हैं? किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। आगे जाके हम क्या हो जाएंगे? एडल्ट यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि वयस्क भी यहाँ पर बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर वृद्धि और विकास हमारे शरीर का लगातार होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो होता है वो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, और हम अमर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं टेढ़ी खोपड़ी वाले, वो कहते हैं अरे साइंस है ना, हम अमर हो जाएंगे, हम अमृत पी लेंगे। लेकिन जो कि आप देखो कि प्रैक्टिकली इतना मतलब कहना चाहिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी यहाँ पर जीवधारी होते हैं उनका अपना लाइफ स्पेन होता है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम लाइफ स्पेन का क्या मतलब है, जीवन काल का यहाँ पर क्या मतलब है? तो भाई सिंपल है, सबसे पहले आप इन्फेंट थे, है ना, मतलब सबसे पहले आप यहाँ पर शिशु थे, ठीक है। और फिर शिशु के बाद आप सभी यहाँ पर क्या बने, कहाँ पर पहुंचे? प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचे, किशोरावस्था में आप यहाँ पर पहुंचे। तो आपकी कौन सी स्टेज यहाँ पर आ गई? एडोलेसेंस स्टेज यहाँ पर आ गई, जिसको आप सभी क्या कहते हो? किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। और फिर किशोरावस्था के बाद आप कहाँ पर पहुंचते हो? आप बन जाते हो एडल्ट, यानी कि वयस्क यहाँ पर बन जाते हो। और जब वयस्क यहाँ पे बन गए तो उसके बाद ओल्ड भी तो हो जाते हैं, बुजुर्ग भी तो हम हो जाते हैं, है ना। घर पे आपने देखा होगा दादा दादी जी बुजुर्ग हो गए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, आप बताएंगे लाइफ स्पेन के अलग अलग चरण यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ है तो मान लीजिए कि 65 से लेकर के 70 की एज क्या मानी जाती है कि हाँ इतना तो वो जिएगा ही। लेकिन मान लो कि कोई सैनिक भाई है ना, और अचानक से वो शहीद हो गए, या फिर कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट से अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनकी बात हम अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। पर नॉर्मली अगर कोई लाइफ अपना यहाँ पर जी रहा है तो आराम से 60 से लेकर के 70 तक की एज तक वह जिंदा यहाँ पर रहता है, ठीक है। ओके चलो मैम एडोलेसेंस कब तक यहाँ पर रहता है? बेटा देखो हर बॉडी का अलग अलग है, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग अलग अलग है। कुछ लोगों की जो बॉडी होती है वो बहुत जल्दी किशोरावस्था में प्रवेश कर जाती है, जैसे कि अगर वो बच्चा 9-10 साल का है तो भी। लेकिन माना जाता है कि 11-12 साल का है तब वह किशोर अवस्था में पहुंचेगा, और 18 साल तक यह अवस्था मानी जाती है। जैसे ही वह 18 साल का हो गया उसको हम सभी एडल्ट यहाँ पर घोषित कर देते हैं, ठीक है। ओके तो उसको हम सभी एडल्ट यहाँ पर घोषित कर देते हैं 18 साल के बाद, ठीक है बेटा। ओके चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? नॉन लिविंग के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? नॉन लिविंग्स के बारे में। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो नॉन लिविंग है उनमें आप देखेंगे कि कोई भी जीवन नहीं होता है। भाई हमें पता चल गया कोई भी जीवन इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह क्या करेंगी? पुनर्उत्पादित नहीं कर सकती हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर सकती हैं, प्रजनन यहाँ पर यह नहीं कर सकती हैं। तो प्रजनन की अगर आप बात करें तो प्रजनन यह यहाँ पर नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि निर्जीव चीजों को कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी इनको फूड की आवश्यकता नहीं होती, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इनको रिस्पायरेशन करने के लिए आप कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको नहीं है, तो इस तरह की कोई भी आवश्यकता इनको नहीं होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो बनता है वो क्या कि क्या इनमें उपापचयन की क्रियाएं होती हैं क्या? तो आंसर करना नहीं होती हैं। क्या यह कोई भी जैविक क्रियाएं यानी कोई भी वाइटल एक्टिविटीज कर पाएंगी क्या? नहीं, ये यहाँ पर नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि ना तो यह बढ़ती हैं ना ही यह विकसित होती है, यानी इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होता, और साथ में आप क्या देखेंगे कि इनमें कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होता है। और फिर आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि इनका कोई भी जीवन काल नहीं होता, इनका कोई भी यहाँ पर जीवन काल नहीं होता, और बहुत लंबे समय तक यह यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है।
वॉइस में फिर से कोई दिक्कत हो रही है बच्चों। चलो एडिटर सर ठीक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो ठीक है। ठीक है, माइक जो है वो ठीक है यहाँ से, बाकी मैंने बिल्कुल संभाल के भी पकड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये आपका क्या था यहाँ पर कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर आप लोगों को यहाँ पर पता लगाना था, जो कि बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा मतलब आपको इसको याद नहीं करना, बहुत बेसिक चीज है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है तो ये पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम सजीव और निर्जीव के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम के साथ क्लास आते हैं मैम? कैसे कैसे कमेंट आ गए फिर से। चलो, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर हम सजीव और निर्जीव के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, माइक नॉन लिविंग है फिर भी बदमाशी कर रहा है। हाँ ये तो सही बात है, उसकी पिटाई होगी, परेशान मत हो। चलो ठीक है अंकित मैम, जो आपने पढ़ाया था वही आया था इस बार एग्जाम में, सारे क्वेश्चन सही किए थे मैंने। ठीक है अंकित, ओके बेटा, अगर आप लोग रेगुलर आओगे ना तो फिर आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। चलो अब हम यहाँ पर जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, सजीव और निर्जीव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि मुख्य अंतर इन दोनों के बीच में क्या है, क्या यहाँ पर मुख्य अंतर होना चाहिए। तो आपको आंसर करना है कि मुख्य जो अंतर होता है वह सेल यानी कोशिका का होता है। मुख्य जो अंतर होता है वह किसका होता है? सेल यानी कि कोशिका का होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनमें एक जीवित कोशिका होती है यानी एक सेल यहाँ पर होती है, और अगर आप बात करते हो किसी निर्जीव प्राणी के बारे में तो उनमें आप क्या देखेंगे कि भाई कोई भी सेल, कोई भी लिविंग सेल, कोई भी सजीव कोशिका उनमें नहीं होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये सेल क्या होता है, ये कोशिका यहाँ पर क्या होता है ना, दिमाग में आ रहा होगा कि क्या होता है कोशिका। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो आप लोग अपने घर में बैठे हो, कुछ बच्चे अपने लाइब्रेरी में बैठे हैं, मैं आप लोगों को स्टूडियो से आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो स्टूडियो की अगर आप यहाँ पर बात करो तो एक कमरे की हम बात कर लेते हैं, एक कमरे की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कमरे की अगर आप यहाँ पर बात करो तो सबसे पहले अगर हम किसी भी दीवार के बारे में बात करते हैं, है ना, किसी भी वॉल के बारे में बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि जो दीवार होती है, ठीक है, जो दीवार होती है वह कैसी होती है, यहाँ पर इस तरीके से एक ईंट से यहाँ पर बनी हुई होती है, एक ब्रिक से यहाँ पर बनी हुई होती है। ठीक है, तो दीवार की अगर आप शुरुआत कर रहे हो, किसी वॉल को अगर आप यहाँ पर बना रहे हो तो उसकी जो शुरुआत होगी वह किससे होगी? एक ईंट से यहाँ पर होती है, एक ब्रिक से यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि मान लो मैंने दूसरी ईंट लगा दी, फिर मैंने तीसरी लगा दी, फिर यहाँ पर चौथी लग गई, है ना, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या तैयार हो गया? क्या तैयार हो गया? यहाँ पर एक दीवार यहाँ पर तैयार हो गई। ठीक है, एक दीवार यहाँ पर तैयार हो गई। तो एक दीवार तैयार हो गई, फिर मैंने सामने एक दीवार तैयार कर ली, इधर भी इधर भी, अब 4 दीवारें खड़ी हो गई। ऊपर की तरफ मैंने छत बना लिया और नीचे की तरफ मैंने फ्लोर यानी कि फर्श बना लिया। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या देखा कि एक रूम बनके तैयार हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे इस मकान की इकाई कौन सी है, मतलब मेरा ये मकान किससे बना, मेरा ये स्टूडियो किससे बना, तो आंसर क्या हो जाएगा कि यह तो ईंट से बना है। किससे बना है? एक ब्रिक से यहाँ पर बना है। ठीक है, चलो बच्चों दो, एक सेकेंड दो मुझे, यहाँ पर मैं माइक एक्सचेंज करती हूँ। ठीक है, 1 मिनट देना बस।
चलो बच्चों, अब बताओ फटाफट से, आवाज ठीक है? ठीक है, चलिए अब ठीक है यहाँ पर आवाज? ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर आप ईंट के बारे में बात करते हो तो जो ईंट होता है, जो ब्रिक यहाँ पर होता है, उससे हमने क्या बनाई, यहाँ पे दीवार यहाँ पर बनाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई एक ईंट है, यानी कि एक यहाँ पर ब्रिक है, और इससे हमने क्या किया, एक दीवार यहाँ पर बनवाई। ठीक है, एक बना दी, दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, चौथी बना ली, और इस तरीके से हमारा एक कमरा यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा कोई कमरा है, जिस तरह से हमारी कोई इमारत यानी कि कोई बिल्डिंग है, कोई हमारा रूम है, उस सभी की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट क्या हुई, उसकी जो इकाई है वह क्या हुई, यानी सबसे सूक्ष्मतम भाग उसका क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट उसका क्या हुआ, सेल हुआ, कोशिका यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने शरीर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे शरीर का जो सबसे सूक्ष्मतम, जो सबसे छोटी इकाई होगी वह क्या होगी, तो आंसर करना कोशिका होती है। तो जिस तरीके से रूम की अगर आप बात करते हो, जिस तरह से कमरे की बात करते हो, तो वहां पर क्या है, एक ब्रिक, एक ईंट जो होती है वह क्या है, यूनिट है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में यहां पर बात करते हैं तो हमारे शरीर की जो इकाई होगी वह क्या होगी, कोशिका यहां पर होगी। ठीक है, सेल यहां पर होगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब जल्दी से इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलो तो सेल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, और यहां से बेटा आप लोग लिखना शुरू करिए अब। ठीक है, अब यहां से आपको लिखना शुरू करना है, तो लिखो यहां पर, सेल is the structural and functional unit of life। हिंदी में भी लिखते हैं यहां पर, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। चलो बच्चों जल्दी से इसको लिखो। ठीक है, फटाफट से इसको लिखो। चलो सभी की नोटबुक में यहां पर होना चाहिए बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, परेशान मत हो, लिखो पहले इसे। लिख लिया सभी ने? मैम मेरा कमेंट जा रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर आप सेल की डेफिनेशन देखते हो, किसी कोशिका की डेफिनेशन देखते हो, तो उसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वह क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब ये तो इसकी परिभाषा है, अब इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आता है इकाई। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर है यूनिट, इकाई। इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, तो प्यारे बच्चों जब कभी भी इकाई शब्द लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब होता है सबसे छोटा भाग, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज को मापते हैं, तो उसके लिए हम सभी इकाई का उपयोग यहाँ पर करते हैं। ओके, जैसे मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी तय कैसे करते हैं, किलोमीटर से तय करते हैं या फिर मीटर से तय करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि यहां से दिल्ली कितनी दूर है, तो आप क्या बताओगे, यहां से दिल्ली लगभग 400 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। या फिर अगर कोई पैदल चल के आ रहा है या अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है और पास में ही कोई मोड़ है, तो क्या जो हमारा जो गूगल मैप होता है वह क्या अनाउंस करता है यहाँ पर कि भाई 200 मीटर के बाद मुड़े, तो मीटर, किलोमीटर, ये किसको दिखा रहा है यहाँ पर, तो आंसर करना डिस्टेंस को दिखा रहा है। इसी तरीके से लाइट ईयर, लाइट ईयर को हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी डिस्टेंस की इकाई है, ये भी दूरी की इकाई है ना। तो यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम सौर मंडल के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पर बहुत लंबा लंबा दूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम सभी प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें यहाँ पर पानी के बारे में बात करना है, हमें दूध के बारे में बात करना है, तो उसके लिए हम सभी क्या उपयोग करते हैं, लीटर।
है ना, कि भाई हम क्या कहते हैं, भैया 1 लीटर पानी दे देना, या 1 लीटर दूध दे देना, या फिर आधा लीटर दूध दे देना। तो वहां पे हम किलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते बेटा, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी को यहाँ पे मापना है, मतलब किसी का भार यहाँ पर देखना है, वेट यहाँ पर देखना है, तो हम क्या कहेंगे, ग्राम, किलोग्राम, है ना। तो सब्जी भाजी है तो क्या कहते हैं, इतने ग्राम कर देना, 200 ग्राम कर देना। मम्मी लोग के साथ कभी जाना, ठीक है, मार्केट, वो क्या कहेंगी कि भाई 10 ग्राम मिर्ची कर देना, 200 ग्राम ये कर देना, 250 ग्राम ये कर देना, है ना, या फिर 1 किलो टमाटर दे देना। तो यहाँ पे जो ग्राम और किलोग्राम है उसकी अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो ये क्या है, भार को मापने के लिए है। किसको, भार को मापने के लिए, ठीक है। तो इकाई का क्या यहाँ पर मतलब हो गया कि किसी भी चीज का सूक्ष्मतम भाग जिससे चीजों को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसी को हम सभी इकाई यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो जब जीवन के बारे में बात हो रही है, जब सजीव प्राणियों के बारे में बात हो रही है, लाइफ के बारे में बात हो रही है, जिंदा लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि सेल का इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर आप सेल के बारे में बात कर रहे हो तो आपके जीवन की इकाई क्या है, यानी आपकी लाइफ की, आपके बॉडी की, आपके शरीर की यूनिट क्या है, तो आंसर क्या करना है, सेल है यहाँ पर, कोशिका यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब 2 शब्दों को और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे समझने की। एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल, जिसको हिंदी में हम संरचनात्मक कह रहे हैं, और एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्यात्मक यहाँ पर कह रहे हैं। अब इन दोनों शब्दों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो पहला शब्द है वो क्या है, संरचनात्मक। संरचनात्मक का क्या मतलब होता है बेटा, संरचनात्मक का मतलब होता है कि आपका संरचना कैसा है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी आपका शेप, साइज, कलर किस तरीके का है। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो आकार है वह किस तरीके का है, आपकी आकृति किस तरीके की है, आपका रंग रूप किस तरीके। तो बनावट यहाँ पर क्या होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कल भी है ना कि जब हम में बात करते हैं तो जो मॉर्फोलॉजी है वह क्या है, आकारिकी, जिसमें हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी हम एक्सटर्नल फीचर्स का यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पता नहीं क्या हो गया है, वॉइस की कभी प्रॉब्लम नहीं आती, आज ही पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो किसके बारे में, संरचनात्मक के बारे में, तो संरचनात्मक का यहाँ पर क्या मतलब है कि बाहर के शरीर को देख करके आप जान सकते हो किसी भी सेल किस तरीके का है, उसको देख करके आप यहाँ पर जान सकते हो कि वह कौन से प्राणी की कोशिका होती है, ठीक है। फिर से वॉइस नहीं आ रही है, चलो बच्चों रुको 1 मिनट। ओह सॉरी, बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। लग रहा है आपके पीछे पीछे कोई बोल रहा है। अच्छा ये कुछ साउंड का इशू आज हो रहा है, सब बच्चे बता रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लो बच्चा, ठीक है। कल से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस, ठीक है, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चा कह रहा है गला खराब है, नहीं गला क्यों खराब है, ठीक। चलो अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं संरचनात्मक के बारे में। तो संरचनात्मक का मतलब हो गया कि किसी सेल की बनावट को देख करके हम यह यहाँ पर जान पाते हैं कि भाई उसकी संरचना किस तरीके की है, यानी वह किस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। चल आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कार्यात्मक, यानी कि कोई भी यहाँ पर सेल है, कोई भी यहाँ पर कोशिका है, वह काम किस तरीके का कर रही है, उस आधार पर भी हम सेल को एक इकाई, एक यूनिट के रूप में यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब हम सेल के बारे में बात करते हैं, जब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल के टाइप्स कितने होते हैं, ऑफ सेल्स,
टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार की होती है। ठीक है, चलो तो लिखते हैं इसको यहाँ पर। सबसे पहले पहले नंबर पर आता है, पहला जो होता है उसे हम सभी कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। पहले नंबर पर जो आता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो दूसरे नंबर पर आता है उसे हम सभी कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं जल्दी से, तो लिखो यहाँ पे जल्दी से, ये आपका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये है आपका यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। चलो इसे लिखो पहले, फिर आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आपसे ये पूछा जाता है कि कोशिका के प्रकार कितने तरह के होते हैं, कितने तरह की सेल्स यहाँ पर होती हैं। तो आपको आंसर करना है, दो तरह की होती हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर क्या है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, जैसे जब आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में आप संधि विच्छेद करते हो, मतलब कोई भी अगर शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसको दो भागों में बांट देते हो। ऐसे ही आप लोगों को बायोलॉजी में भी करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो देखने में कैसे लगते हैं, बड़े भारी भरकम, बड़े कठिन से लगते हैं, भयानक से, डर जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो भागों में उसको बांट देना है, जिससे वो आसानी से आप लोगों को यहाँ पर समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कहां से, प्रोकैरियोटिक सेल से। देखो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रो और कैरियोटिक। ठीक है, प्रो की अगर आप बात करो तो प्रो को हम सभी प्रिमिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिमिटिव कहते हैं, और हिंदी में इसे हम सभी आदिम के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, प्राचीन भी यहाँ पर कह सकते हैं, प्राचीन या आदि के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, और कैरियोटिक की अगर आप यहाँ पर बात करो तो कैरियोटिक का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर केंद्रक मतलब होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि सही, वास्तविक यानी कि सही। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होगा इसका मतलब, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर आगे चलते करो इसे जल्दी। चलो बच्चों नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक, क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कोशिका के प्रकार की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की यहाँ पर होती है। ठीक है, दो प्रकार की यहाँ पर होती है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोफेशनल नहीं है ये। बेटा देखो ये टेक्निकल इशू है, ये हो जाता है, और आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि पहले नंबर पर कि कोई भी सेल है, कोई भी यहाँ पर कोशिका है, और कोशिका की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो इसको हम दो तरीके से बांट के यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, और दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरी आती है यूकैरियोटिक। और इसको अगर हम क्या करें, संधि विच्छेद यहाँ पर करके पढ़े तो सबसे पहले क्या हो गया, मतलब होता है आदिम या प्राचीन, इंग्लिश में इसे प्रिमिटिव है, और कैरियोटिक का होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो बात करते हैं धीरे धीरे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब हम इस पृथ्वी के बारे में, इस अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ में सबसे पहले किस तरह की कोशिका बनी होगी, कौन सी कोशिका सबसे पहले यहाँ पर
पैदा हुई होगी? यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको क्या आंसर करना है कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी सेल यहाँ पर सबसे पहले पैदा हुई, तो आंसर करना प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर सबसे पहले पैदा हुई, सबसे पहले यह यहाँ पर बनी। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 जिस तरीके से इवोल्यूशन यानी कि विकास होता चला गया, तो प्रोकैरियोटिक से ही आगे कौन बनी यहाँ पर? यूकैरियोटिक कोशिकाएं यहाँ पर बनी। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे तरीके से समझाती हूं। बेटा आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, आदिम मानव, सुना है? आदिम मानव है ना, प्रिमिटिव मैन, आदिम मानव। ठीक है, दूसरा शब्द आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर आधुनिक मानव, यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि मॉडर्न, तो मॉडर्न का क्या मतलब है? हम सभी। ठीक है, तो आदि मानव कैसे हैं? जो इस दुनिया में पहले बने, जो पहले यहाँ पर आए, पहले यहाँ पर विकसित हुए। राइट बच्चों, और धीरे 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 करके क्या हो गया यहाँ पर? फिर हम लोग विकसित हुए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक आदिम हो गया और एक आधुनिक हो गया, एक प्रिमिटिव हो गया और एक यहाँ पर क्या हो गया बेटा? मॉडर्न यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई जब हम इस कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जो कोशिका होती है, सबसे पहले जो कोशिका यहाँ पर होती है वह क्या है? यहाँ पर प्रोकैरियोटिक बनी, और फिर यहाँ पर क्या बने? हम सभी, मतलब सॉरी यूकैरियोटिक यहाँ पर सेल बने। ठीक है, अच्छा एक बच्चा कह रहा था, उसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। बेटा एक बात मैं बता दूं सुमित जी, ये जो प्रोफेशनल की आप बात कर रहे हो, सामने होते, अरे वो बच्चे ने अच्छा कमेंट किया था, तो उसको मैं बता दूं यहाँ पर कि बेटा बहुत प्रोफेशनल तरीके से ये काम होता है। टेक्निकल चीजें कभी कभी खराब हो सकती हैं, कभी कभी तुम्हारा नेट भी तो नहीं चलता, कभी कभी तुम्हारा वाईफाई भी तो नहीं चलता। ठीक है, तो दूसरे बच्चे ने इधर बोला कि मैम डिमोटिवेट आप हो जाओगे, इन लोग की बातों पे ध्यान मत दो। थैंक यू बच्चों। ठीक है, ओके चलो, तो बेटा ये सब चीजों के पीछे मत पड़ो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी बहुत छोटे हो आप। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है, मुझे समझ नहीं आता बच्चों की हिम्मत कैसे हो जाती है इतनी अजीब गरीब कमेंट करने की। चलिए ठीक है बच्चों, ओके ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। इस दुनिया में सबसे पहले कौन सी कोशिका यहाँ पर बनी? तो आंसर आप लोग को करना है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक बनी, और धीरे 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 जब विकास होता चला गया तब आगे जाकर के यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर यह बनी। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है सुमित, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुख्य अंतर यहाँ पर क्या है। ठीक है, मुख्य अंतर यहाँ पर क्या होता है? तो बहुत सारे लोग क्या पढ़ाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, तो वहां पर आप क्या देखोगे कि केंद्रक होता है, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो ऐसा नहीं है। मुख्य अंतर क्या है उसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप सभी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हो, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज्यादा सुविकसित होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? यूकैरियोटिक सेल में एक कोशिका यहाँ पर है, और कोशिका के बीच में क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है, एक केंद्रक यहाँ पर है, और ये बहुत ही ज्यादा सुविकसित है, बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड यहाँ पर है। ठीक है, और वेल डेवलप्ड है यहाँ पर, इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस होगा, जो केंद्रक होगा, उसके ऊपर एक आवरण, एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है, और उस मेम्ब्रेन को हम सभी किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कला। केंद्रक कला के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला जो होता है वो बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से, सुविकसित तरीके से यहाँ पर यह बना हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी केंद्रक कला नहीं होता है। इसकी वजह से ये जो केंद्रक होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक बार बच्चों, ठीक है, आपस में लड़ो नहीं, मैं फिर से आप लोग को बताती हूँ। बेटा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती है, रिलैक्स। देखो फिर से ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, इस दुनिया में जब पहली बार जीवन आया, पहली बार यहाँ पर लाइफ आई, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, मैं पढ़ा रही हूं अभी, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में जब पहली बार यहाँ पर लाइफ आई, पहली बार जीवन आया, तो किस तरह की सेल्स सबसे पहले बनी, किस तरह की कोशिका यहाँ पर सबसे पहले बनी? तो आंसर करना, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे पहले यहाँ पर बनी। ठीक है बेटा, फिर धीरे 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 जिस तरीके से विकास यहाँ पर होता चला गया, जिस तरीके से धीरे 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 इवोल्यूशन होता चला गया, तो कुछ प्रोकैरियोटिक, सभी नहीं, कुछ प्रोकैरियोटिक आगे जाकर के किसमें डेवलप हो गई, किसमें विकसित हो गई? यूकैरियोटिक में विकसित हो गई। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे नेक्स्ट। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इन दोनों में मुख्य अंतर किस चीज का होता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें मुख्य अंतर किस चीज का होता है, मुख्य अंतर क्या यहां पर है? तो आंसर आपको क्या करना है कि जो मुख्य अंतर यहां पर आप देखोगे, जो मुख्य अंतर आप यहां पर देखोगे वो किसका होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला का होता है। मुख्य जो अंतर यहां पर होता है वह किस चीज का होता है? केंद्रक कला का होता है, जिसको आप सभी इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर कहते हो। अब यहां पर बात आती है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह क्या है? तो भाई देखो, हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस यहां पर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण यहां पर पाई जाती है, जिसे हम सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला यहां पर कहते हैं। ठीक है, और ये जो केंद्रक कला होता है ये हमेशा विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी वेल डेवलप्ड सेल में यहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है? काफी वेल डेवलप्ड, काफी मैच्योर, काफी परिपक्व कोशिका यह यहां पर होती है। तो मैं यहां पे लिख देती हूं कि प्रोकैरियोटिक को हम सभी मैच्योर सेल भी कहते हैं, और हिंदी में इसे हम परिपक्व कोशिका भी कहते हैं, परिपक्व कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक की अगर आप यहां पर बात करते हो तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस है तो, पर न्यूक्लियस सही तरीके से यहां पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, और उसमें चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो यहां पर केंद्रक कला होता है, वह कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट यहां पर होता है। ठीक है, ओके, चलो अमुक कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हिंदी में क्या कहेंगे यहां पर कि केंद्रक कला का अभाव होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है। अभाव मतलब नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ आ गया? तो अगर आप यहां पर देखो यूकैरियोटिक में, तो जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा? वेल डेवलप्ड, बहुत ज्यादा सुविकसित, बहुत ज्यादा अच्छे से बना हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है। जबकि यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो केंद्रक है वो कैसा है? प्रिमिटिव तरीके का है, अच्छे तरीके से यहां पर नहीं बना हुआ, अच्छे तरीके से कार्य यहां पर नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो आंसर आपको करना कि भाई यहां पर केंद्रक कला का अभाव होता है। ठीक है, केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर नहीं होती है, और यही यहां पर मुख्य अंतर है। तो इसीलिए इस तरह की सेल को हम सभी क्या कहते हैं? इमैच्योर सेल भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहा जाएगा? अपरिपक्व कोशिका भी इनको यहां पर कई बार
कह दिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहां तक? क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेल कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए अब इसके उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं कि मैम क्या यह प्लांट्स के लिए भी होगा या जंतुओं के लिए होगा या मानवों के लिए होगा, किसके लिए यह होगा, है ना? तो बेटा जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वह प्लांट्स हो यानी पेड़ पौधे हो, चाहे वो जंतु जानवर हो जिसमें हम सभी भी सम्मिलित हैं। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमल किंगडम। किसके अंदर? एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी जंतु जगत के अंदर हम आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हम सभी जो होते हैं, हम सभी सोशल एंड बिहेवियर एनिमल है, मतलब हमें पता है कि समाज में किस तरीके से यहाँ पर कार्य करना होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई चोरी कर लेता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी के साथ गलत कार्य करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर। इसका क्या मतलब है कि जानवर तो पहले ही सा था लेकिन अब वो इंसान भी नहीं रहा, है ना? ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पे इसके उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या क्या होंगे। तो चलो एक तरफ हम लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण, यहां पर हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण। ठीक है बेटा, आप जो लिख रहे हो ना उसी में अगर पेज है नीचे तो उसी में ही लिख लेना आगे, इधर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और इसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके हम उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आदिम मानव इमेच्योर होते हैं। बेटा ये ना मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, पर आदिम मानव जो होते हैं वो मतलब कोशिका के लेवल में इमेच्योर नहीं होंगे, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब उदाहरण इसके देखते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो सबसे पहले उदाहरण आता है वो है बैक्टीरिया। क्या आएगा यहाँ पर? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ठीक है, तो जितने भी जीवाणु यहाँ पर होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? तो आंसर आप लोगों को करना है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मतलब से बने हुए यह होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और हिंदी में इसे कहा जाता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल। चलिए नोट करिए। तो अगर आप लोगों से कभी यह यहाँ पर कहा जाए कि भाई यह बताओ कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका से कौन कौन से जीव यहाँ पर बने हैं, यानी कौन कौन से यहाँ पर जो लिविंग बींग्स हैं वो बने हैं, तो आंसर आपको करना है कि बैक्टीरिया और दूसरे नंबर पर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जंतु यहाँ पर होते हैं, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूडेड है। अगर आप ह्यूमंस के बारे में बात करते हो, मानव के बारे में बात करते हो, तो मानव किसके अंतर्गत आता है? जंतु जगत के अंतर्गत ही आता है। और ये सभी किससे बने हुए होते हैं? तो आंसर आपको करना है कि भाई यूकैरियोटिक सेल से यहाँ पर यह बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो लिखेंगे हम प्लांट्स, यानी पादप, यानी पेड़ पौधे। ठीक है, तो पादप की अगर आप बात करते हो तो पादप किससे बने हुए हैं? तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर कि यह भी यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लू ग्रीन एल्गी किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अभी सारा डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं अभी। ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी सिर्फ अभी आपको नाम बता रही हूँ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो प्लांट्स यानी कि पादप यहाँ पर हो गए। तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पे फंजाई यानी कि कवक। कवक, कवक क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि अगर आप मशरूम, कुकुरमुत्ता का नाम सुने होंगे,
आप सभी फफूंदी का नाम सुने होंगे, है ना, फफूंदी लग जाती, इन सभी की अगर आप बात करो तो वो सब क्या कहलाए जाते हैं, कवक यहाँ पर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 4th नंबर पर, और वो होंगे प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस, और हिंदी में से हम कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। अब ये जो प्रोटोजोआ होते हैं यह क्या होते हैं, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, है ना, और ये सभी क्या होंगे आपके यहाँ पर प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह बताइए कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं, ऐसे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से यहाँ पर बने हुए हैं, तो पहले नंबर पर बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और दूसरे नंबर पर नील हरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा पिक्चर्स दिखाऊंगी, अभी रुक जाओ बच्चा, पिक्चर दिखाऊंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम जो एल्गी होता है वो हम कहाँ पर रखेंगे, शैवाल हम कहाँ पर रखेंगे। तो मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि जो शैवाल होता है ना, यानी कि जो एल्गी होता है जिसे आप क्या कह रहे हो यहाँ पर, शैवाल कह रहे हो, ठीक है, ये शैवाल जो होता है वो सबसे सिंपल पौधा होता है। ठीक है, सबसे सिंपल पौधा होता है। ठीक है, तो वो वहीं पर आएगा। अभी मैं आपको सब बताऊंगी बच्चों। सबसे पहली चीज फोटोज भी दिखाऊंगी, इमेजेस मतलब चित्र भी आप लोगों को दिखाऊंगी, परेशान मत हो। पहले इसको लिखो, तो लिखो पहले। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं। चलिए फटाफट से बताइए, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हैं, और ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो आंसर आपको क्या करना है कि अगर हम बात करते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल जिसको हम सभी प्यार से किस नाम से भी जानते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसको भी लिख लीजिए साथ में कि इसे हम साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये किससे यहाँ पर बना हुआ होगा, तो आंसर आपको करना कि या तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यहाँ पर बना हुआ होता है। और नेक्स्ट दूसरी तरफ अगर आप देखो कि भाई कोई भी जंतु है या मानव है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, शैवाल है, टेरिडो जो आपका ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा से बहुत फिर आएगा आपका, तो वो किससे यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, प्लांट्स। ठीक है, जिसमें शैवाल को कंफ्यूजन हो रहा था यानी एल्गी का जिनको कंफ्यूजन हो रहा था उसको वहां पे लिख लो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फंजाई यानी कि प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका से यहाँ पर बने हुए होते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि मैम वायरस कहाँ रखें, कोरोना कहाँ पर रखें, तो बेटा सबसे पहली बात कि वायरस जीवित प्राणी नहीं है। ठीक है, वायरस जो होता है वो जीवित प्राणी नहीं है, वो किसी भी सेल से, किसी भी कोशिका से नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है यहां तक। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो वायरस होता है वो लिविंग बींग्स में नहीं आता। कोरोना एक वायरस है, ठीक है, कोविड-19 की अगर आप बात करते हो तो वो एक वायरस है। ठीक है, तो जो वायरस होता है वो किसी भी सेल से, किसी भी कोशिका से नहीं बना हुआ होता है। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक बार यहाँ पर बता दूं, ठीक है, क्या बता दूं कि भाई जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर वो हमारे आसपास रहता है ना तो बिल्कुल निर्जीव तरीके से काम करता है कि डेड है। ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, हमारे शरीर में अगर वो आ गया, तब यहां पर क्या होगा, तो आंसर आपको करना है कि तब वो हमें बीमार करेगा। और साथ में यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, अरे बच्चों क्या हो गया भाई, क्यों लड़ाई चल रही है, ये सुमित धोबी क्यों परेशान हो बेटा, आप क्या हो गया।
इनका अलग चल रहा है। बच्चों क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो आपस में, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो कि जो लिविंग जो वायरस होते हैं बेटा, वो किसी भी सेल से नहीं बने हुए होते, किसी भी कोशिका से नहीं बने हुए होते, वो सजीव और निर्जीव की बीज की कड़ी होते हैं, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। और साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो जब आसपास होते हैं तो निर्जीव होते हैं, निर्जीव तरीके से काम करते हैं, नॉन लिविंग की तरह काम करते हैं। और जब वो हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में जब वो पहुंचते हैं, तो उस टाइम पर वो सजीवों की तरह, लिविंग बींग्स की तरह यहाँ पर काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहां तक हो गया बेटा, सभी ने लिख लिया। चलो, तो एल्गी प्लांट होता है, हाँ एक प्रकार का प्लांट होता है। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी बच्चों, इमेजेस वगैरह लगा करके, अभी हम ये डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगी, परेशान मत होना। और फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को इसके आगे का पढ़ाऊंगी, और साथ में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अब सेल बायोलॉजी और टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक टॉपिक हम लोग कल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। कल फिर से मिलते हैं यहाँ पर। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए, और चांद सितारे दे देना। तुम्हें पता है ना, वहां पे एक स्टार बना होगा जहाँ पे आप क्लास करते हो, नीचे की तरफ, वहां पे आप स्टार दे देना जितने भी आपके मन हो, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।